Hello everyone. Welcome back to the channel. This is the third part for why do we fall ill chapter 13. Chapter 13 why do we fall ill के पहले दो पार्ट्स हम कर चुके हैं. In the last video we talked till inflammation. हमने inflammation और उसके effects के बारे में देखा था. In this video we'll move further and hopefully we'll complete the chapter. सो इन द लास्ट वीडियो हमने ये स्लाइड देखी थी, हमने इन्फ्लेमेशन के बारे में देख लिया था. एंड इन दिस वीडियो विल बिगिन विद इन्फेक्शियस डिजीज़ के प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ठीक करना. तो ट्रीटमेंट दो स्टेप्स में कंसिस्ट करता है. फर्स्ट टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़ एंड सेकेंड थिंग इज़ टू किल द माइक्रोब. सो एक चीज़ है इफेक्ट को रिड्यूस करना और दूसरी चीज़ है माइक्रोब को किल करना. तो अगर हम रिड्यूस द इफेक्ट की बात करें तो जैसे अगर सपोज़ किसी को भी फीवर होता है तो फीवर में क्या होता है कि पहले हम क्रोसिन या पैरासीटामोल या ऐसी कोई मेडिसिन देते हैं जिससे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए. सो दैट इज़ रिड्यूसिंग द इफेक्ट. दिस कैन बी डन बाय टेकिंग द मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट ऑफ डिजीज़. फॉर एग्जाम्पल फीवर, पेन, लूज मोशंस एंड तो कोई भी ऐसा अगर फीचर होता है, कोई भी ऐसा सिम्टम होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बेसिकली नॉर्मल मेडिसिन लेते हैं जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए. और उसके साथ लेकिन फीवर में जनरली बच्चे आपने नोटिस करा होगा, अगर हम फीवर की मेडिसिन लेते हैं तो फीवर की मेडिसिन से क्या होता है, फीवर ठीक होगा लेकिन फिर 2 घंटे 4 घंटे के बाद फीवर फिर से बढ़ने लग जाएगा. क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन जो हम ले रहे हैं वो सिर्फ फीवर को कम कर रही है, वो मेन कॉज जिस वजह से हमें फीवर हो रहा है वो नहीं कम कर रही. तो फर्स्ट इफेक्ट तो हो गया कि टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ द डिजीज़, वो हमने कर लिया. नेक्स्ट है टू किल द माइक्रोब. जिस माइक्रोब की वजह से हमें फीवर या पेन या लूज मोशन या कोई भी ऐसा बीमारी हो रही है तो उसके माइक्रोब को किल करना इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली ज़्यादातर जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं, फीवर भी होता है या लूज मोशंस होते हैं या कफ वगैरह होता है, ये ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है. तो टू किल द माइक्रोब्स इसीलिए डॉक्टर हमें जनरली एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं. So you should remember कि treatment consists of two things. First, to reduce the effect of disease and the second thing is to kill the microbe. Next, अब अगर हम बात करें principles of prevention की, first of all you should know what is the difference between treatment and prevention. ट्रीटमेंट का मतलब होता है हम बीमार हो गए और उसके बाद हमें उसे ठीक करना है. प्रिवेंशन का मतलब होता है कि हम बीमार नहीं हैं बट हम बीमार होना भी नहीं चाहते, हमें पहले से कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे मेजर्स लेने हैं जिसकी वजह से हमें बीमारी ना हो. सो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. प्रिवेंशन के लिए देयर आर जनरल वेज एंड स्पेसिफिक वेज. जनरल वेज जो होते हैं वो मेनली डिपेंड करता है कि वो बीमारी किस वजह से हो रही है. अगर सपोज़ डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है जो कि मस्कीटो बाइट के थ्रू होता है, तो हम प्रेफर करेंगे कि हमारी सराउंडिंग्स, हमारा घर, हमारी सोसाइटी क्लीन रहे, वहाँ पे कोई भी मस्कीटो ब्रीडिंग ग्राउंड्स ना हो ताकि हमें डेंगू मलेरिया होने के चांसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाए. तो ये हो गए जनरल इफेक्ट. स्पेसिफिक इफेक्ट्स होते हैं कि इनके अगेंस्ट अगर हम वैक्सीनेशंस ले लेते हैं. सो अगर हम बात करें जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन की, तो फर्स्ट थिंग इज़ पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं वो बेसिकली कंटामिनेशन या गंदगी की वजह से ही आते हैं. प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन विल मेक पीपल हेल्दी एंड रेजिस्ट द इन्फेक्शन. अगर सपोज डिजीज़ एयरबॉर्न डिजीज़ है तो एयरबॉर्न डिजीज़ के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अब कोरोना है तो अगर जब वो स्प्रेड हो रहा होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, हवा के थ्रू या ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी स्प्रेड हो रहा है, तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम मास्क पहने, हम ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें. तो मेन थिंग क्या है, हमें क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है. एयरबॉर्न डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन कंडीशंस दैट आर नॉट क्राउडेड. अगर वाटरबॉर्न डिजीज़ है, वाटरबॉर्न डिजीज़ के लिए मतलब कि गंदे पानी से वो बीमारी फैल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पीने के लिए साफ़ पानी लेना चाहिए. तो अगर हमें अपनी पर्सनल प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहिए, जो भी हमारे घर में ड्रिंकिंग वाटर आता है उसको बॉईल कर लेना चाहिए. इफ़ द डिजीज़ इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़, वेक्टर बॉर्न मतलब कि मच्छर वगैरह के काटने से होता है, तो उस डिज़ीज़ के लिए हमें क्लीन एनवायरनमेंट रखना चाहिए ताकि कोई भी मस्कीटो ब्रीडिंग ग्राउंड ना हो, कोई भी मच्छर आसपास ना हो. सो दो हमने इफेक्ट्स बोले थे कि दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक. जनरल के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे स्पेसिफिक इफेक्ट के बारे में, स्पेसिफिक वेज के बारे में. स्पेसिफिक वेज का मतलब होता है टू टेक द इम्यूनाइजेशन, हमें उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट इम्यूनाइज हो जाना चाहिए, मतलब कि हमें वैक्सीन ले लेनी चाहिए. तो इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग वैक्सीन.
वैक्सीन्स होती क्या है? वैक्सीन्स ऐसे हमारी बॉडी में वीक जर्म्स डाले जाते हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। तो वैक्सीन्स हमें क्या देती हैं? वैक्सीन्स आर इम्यूनिटी, प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसे कि बच्चों को वैक्सीन लगती हैं टेटनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो। तो इनके अगेंस्ट जब वैक्सीन्स लगती हैं, एक चीज़ देखो, आपको फ़र्क पता होना चाहिए। वैक्सीन्स का मतलब है हमारी बॉडी में कोई मेडिसिन नहीं डाली जा रही, हमारी बॉडी में वीक जर्म डाल रहे हैं। अगर सपोज करो किसी को टेटनस के अगेंस्ट वैक्सीन लग रही है या किसी को डिप्थीरिया के अगेंस्ट वैक्सीन लग रही है, तो डिप्थीरिया से बचाने के लिए वैक्सीन लग रही है, तो उस बच्चे की बॉडी में डिप्थीरिया के वीक बैक्टीरियाज डाल रहे हैं। अब क्योंकि हम पहले से किल्ड या वीक बैक्टीरियाज डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि वो बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी को हार्म करेंगे नहीं, इंस्टेड हमारा इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। लेकिन इसके साथ फ़ायदा क्या होगा? जब हमारा इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को किल कर रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम को ये चीज़ पता चल जाती है कि इस टाइप के बैक्टीरिया को कैसे किल करना है, तो उसको वो नॉलेज मिल जाती है। और नेक्स्ट टाइम अगर एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट में, फूड में, वाटर में या एयर के थ्रू कैसे भी डिप्थीरिया का बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको पहले देख चुका है, उसको पहले किल कर चुका है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता है कि इसको कैसे किल करना है, तो वो उसको और ग्रेटर पावर के साथ किल करेगा और हमें डिजीज़ नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसीलिए स्पेसिफिक वे क्या है किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए? उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी ले लो, मतलब कि वैक्सीन ले लो। तो इसीलिए जो भी छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट स्टेज में, लाइक आफ्टर बर्थ 0 to 1 या 2 ईयर्स की एज में, जितने भी वैक्सीन्स होते हैं, डिप्थीरिया, मीजल, माम्स, रूबेला, पोलियो, इन सब के अगेंस्ट वैक्सीन्स लग जाते हैं। आर बॉडी हैज़ एन इम्यून सिस्टम। अब यहाँ पे इम्यूनाइजेशन का पर्पस बताया हुआ है कि ये कैसे फुलफिल हो रहा है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है विच फाइट अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन। व्हेन दिस सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब, जब ये सिस्टम इन्फेक्शियस माइक्रोब को पहली बार देखेगा, इट किल्स द माइक्रोब एंड रिमेंबर्स इट। तो जब हमने वीक जर्म्स डाले, वीक जर्म्स डालने पर इसने हमारी बॉडी में उन वीक जर्म्स को पहली बार देखा, पहली बार देख के ये उनको पहचानेगा, उनको किल करेगा, उनको किल करने की स्ट्रैटेजी इसको आ जाएगी और अब ये उस स्ट्रैटेजी को याद रखेगा। सो इफ़ द माइक्रोब एंटर्स इनटू द बॉडी द नेक्स्ट टाइम, अब मान लो सपोज कुछ सालों बाद अगर मैंने डिप्थीरिया का वैक्सीन लिया और कुछ सालों बाद एक्चुअली में मेरे सोसाइटी में या आसपास डिप्थीरिया फैलना शुरू हो गया और हवा में भी डिप्थीरिया और डिप्थीरिया के बैक्टीरिया मेरी बॉडी में चले गए, तो अब मेरी बॉडी क्योंकि उन्हें पहले किल कर चुकी है तो उसको याद है कि इसको कैसे किल करना है। इट रिस्पॉन्ड्स मोर विग्रेसली। सो ये अब मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट और स्ट्रांगली काम करेगी। वैक्सीन्स मिमिक द इन्फेक्शियस माइक्रोब एंड स्ट्रेंथन आर इम्यून सिस्टम। तो वैक्सीन्स क्या करते हैं? मिमिक करते हैं। मिमिक मतलब कॉपी करते हैं उस माइक्रोब को और हमारे इम्यून सिस्टम को एक नॉलेज देते हैं कि उसको कैसे किल करना है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन ऑल्सो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. This is the principle of immunization. Next, vaccination or immunization. Vaccination is the administration of antigenic material. Vaccination में हमारी बॉडी में administer मतलब enter करा जाता है एंटीजेनिक मटीरियल को, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या ऐसे किसी भी किल्ड बैक्टीरिया वगैरह को, टू स्टिमुलेट द इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाए, मतलब वो एक्टिवेट हो जाए, टू डेवलप इम्यूनिटी टू अ पैथोजन. Immunization is a process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease. तो इम्यूनाइजेशन में भी यही करते हैं कि हम किसी डिजीज़ के अगेंस्ट अपनी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं. तो इम्यूनाइजेशन कैसे डेवलप करी जाती है? बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अभी आपको याद रखना है थ्रू वैक्सीनेशन. सो टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन हम इम्यूनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं. इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पर्सन इम्यून और रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शियस डिजीज. किसी भी एक पर्सन को स्ट्रॉन्ग बनाना कि वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ से फाइट कर सके. जैसे आप सपोज करो कोरोना फैल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को कोरोना ना हो, तो अगर हमें उनको इम्यून बनाना है, उसके अगेंस्ट हमें उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है कि चाहे उनकी बॉडी में कोरोना वायरस एंटर कर जाए लेकिन फिर भी वो बीमार ना हो, तो इसके लिए हम उन्हें क्या देंगे? वैक्सीन्स. ठीक है, वैक्सीन क्या है हम पढ़ चुके हैं, वो वीक जर्म्स होते हैं, मिमिक करते हैं, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे बॉडी उसे किल करेगी और सीख जाएगी कि ऐसे माइक्रोब को कैसे किल करते हैं. तो अगर एक्चुअल में जब वो माइक्रोब बॉडी में एंटर होगा तो हमारी बॉडी उसको स्ट्रांगली किल कर देगी. मतलब हमने अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना दिया. तो इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन. और ये हमने कैसे करा? वैक्सीन इंजेक्ट करके, मतलब कि किल्ड जर्म्स या वीकेंड जर्म्स एंटर करके.
तो वैक्सीनेशन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन, वैक्सीन लगवाना, दैट इज़ वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन वो मटेरियल है जो यूज़ होता है इम्यूनाइजेशन के लिए। तो बेसिकली आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, वैक्सीन्स आर इनएक्टिवेटेड और वीकेंड वायरस और बैक्टीरिया, या फिर आप याद रख सकते हो वैक्सीन्स आर इनएक्टिवेटेड और वीकेंड माइक्रोब्स विच इंटरैक्ट विद द बॉडी इम्यून सिस्टम। और यहाँ पे ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन वाली, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली यू शुड रिमेंबर कि प्रिवेंशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है जनरल और दूसरा होता है स्पेसिफिक। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के डिफरेंस की, तो वैक्सीनेशन क्या होता है? प्रोसेस इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड या डीएक्टिवेटेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना, इंजेक्ट करना वीकेंड या डीएक्टिवेटेड माइक्रोब्स को, उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। यूजुअली इंजेक्टेड और एडमिनिस्टर्ड ओरली, या ज़्यादातर बॉडी में इंजेक्ट करी जाती है, लेकिन कभी कभी ओरली मतलब माउथ के थ्रू भी पिलाई जाती है, जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स। Imovax rabies is the trade name of rabies vaccine. Need not to remember this point. Vaccination does not guarantee complete resistance to a disease. वैक्सीनेशन से हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पक्का ही वो कभी डिजीज़ नहीं होगा, हो सकता है बट उसके चांसेस कम हो जाते हैं। सो आपको बस ये याद रखना है कि वैक्सीनेशन में हम वीकेंड जर्म्स को इंजेक्ट करते हैं और वो इंजेक्ट करे जाते हैं या फिर ओरली भी लिए जाते हैं। इम्यूनाइजेशन का मतलब है अगर कोई पर्सन की बॉडी में वैक्सीन एंटर हो गया तो बॉडी उसको पहचान के उसको किल करना सीख जाएगी, मतलब उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी। सो इन द प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो हमने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन देखी थी, दैट इज़ इनफ, क्योंकि उससे ज़्यादा इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन होती है जो दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। जब हम वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन एक तरीके का आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन है कि हमने वैक्सीन दी, उससे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई, दैट इज़ आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। सो दिस इज़ अ डायग्राम फ्रॉम द बुक, जो आपको याद रखना है कि प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन की, अगर हमें डिजीज़ को प्रिवेंट करना है उसके लिए क्या 5F फॉलो करने चाहिए। सो बेसिकली फर्स्ट वन इज़ फ्लूइड, फ्लूइड मतलब पानी वगैरह। तो हमें अपने पानी को प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, जहाँ से भी पानी आता है जैसे रिवर, लेक वगैरह, जो भी वाटर सोर्सेज हैं उनको ढक के रखना चाहिए, या उनके आसपास ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली, हमें अगर हम अपने घर में पानी स्टोर करके रखते हैं जैसे वाटर टैंक वगैरह में, तो हमें वहाँ पे पानी को सेफली स्टोर करना चाहिए, कवर करना चाहिए, वो पानी गंदा नहीं होना चाहिए, और उसे ट्रीट मतलब जैसे क्लोरीन टैबलेट्स वगैरह के थ्रू उस पानी को साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट एफ है फिंगर्स के लिए। तो बेसिकली क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो काफ़ी बार होता है हमारे हाथ गंदे होते हैं, हाथ पे जर्म्स होते हैं विच वी टेक इन ड्यूरिंग ईटिंग फूड। तो हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए बिफोर टेकिंग फूड या खाना बनाते वक्त। और इसका एक सैनिटेशन मेथड है कि वॉश हैंड्स आफ्टर डिफिकेशन, जब भी आप टॉयलेट होकर आओ तो उसके बाद आपको हाथ अच्छे से साबुन से धोने चाहिए। नेक्स्ट एफ है फ्लाइज, जिसको हमें रोकना है। तो हमें फ्लाइज से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो कंट्रोल फ्लाइज सैनिटेशन, मतलब कि हमें फ्लाइज को रोकना है कि मच्छर मक्खियाँ हो ही ना, बट अगर आसपास है भी तो हमें उस टाइम पे क्या रखना चाहिए? अपने फूड को कवर रखना चाहिए, ताकि अगर वो मच्छर मक्खी इधर उधर कहीं गंदगी में बैठे तो उसके बाद हमारे खाने पे जाके ना बैठे। नेक्स्ट है फील्ड्स, जो भी खुली जगहें, खेत, पार्क या मैदान वगैरह होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, या जहाँ पे बेसिकली क्रॉप वगैरह उगाई जाती है, वहाँ हमें ध्यान रखना होता है क्लीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर यूज़। क्योंकि ज़्यादातर फील्ड्स में क्या होता है कि इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, रोडेंट्स, रैट्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा एनिमल्स इजीली चले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए और वहाँ पे डिफिकेट कर लेते हैं, वो लैंड क्लीन नहीं होता। तो बेसिकली जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि वो फार्म से, फील्ड से आ रहे हैं, तो इसलिए वो हमें क्या करने चाहिए? अच्छे से वॉश कर लेने चाहिए। और हमें खुद पर्सनली ये चीज़ अपनी ये प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि हमें कभी भी ओपन में डिफिकेशन मतलब ओपन में टॉयलेट के लिए नहीं जाना चाहिए। द लास्ट थिंग इज़ फ्लड्स। फ्लड्स मतलब कि फ्लड, पानी इकट्ठा हो जाना, बारिश आए तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाना,
उसके लिए हमारे आसपास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। जो भी रोड में ड्रेन्स हैं, नाले या छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो ब्लॉक नहीं होने चाहिए, वो टाइमली क्लीन होने चाहिए, ताकि अगर पानी बहुत ज़्यादा आए, बारिश बहुत ज़्यादा हो, तो वो पानी ईजिली चला जाए। और उसके अलावा जहाँ पे भी पानी स्टोर हो वहाँ पे हमें वाटर ट्रीटमेंट करने चाहिए। क्लोरीन टैबलेट्स या अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स या मेडिसिन आती हैं, वो डाल देनी चाहिए, ताकि पानी के अंदर कोई भी मस्कीटो या माइक्रोब वगैरह ग्रो ना करे। with this we have completed our chapter why do we fall in. I hope आपको चैप्टर समझ में आया हो। even though the chapter is not difficult, there were few terms which you should remember, and इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के नाम आपको ज़रूर याद करने हैं कि व्हाट आर द वेरियस वैक्सीन प्रोग्राम्स। उसके अलावा अलग अलग पैथोजन के थ्रू होने वाले डिजीज़, एयरबॉर्न डिजीज़ कौन से होते हैं, वाटरबॉर्न कौन से होते हैं, वेक्टरबॉर्न कौन से होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स लर्न करने बहुत इंपॉर्टेंट है। I hope this video is helpful to you. Thank you for watching it.